हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो के थ्रू हम एसएससी सीजीएल प्री 2022 के पॉलिटी के क्वेश्चंस को थॉरोली डिस्कस करेंगे। पॉलिटी क्वेश्चंस की सीरीज 2 पार्ट में आएगी। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। एज यूजुअल वीडियो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, यानी कि स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में होगी, लेकिन मैं इसे आप तक हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर जो प्री 2022 में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने अब तक डिस्कस कर दिया है। वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे चैनल में विजिट करके उसे यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं आपके तक लेकर आ रही हूँ। मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देयर इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? सही आंसर आपकी स्क्रीन पर। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत आता है, क्या आप ये बता सकते हैं? आर्टिकल 21 के अंदर इसको बताया जाता है। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? और भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन यही इतना इम्पोर्टेंट क्यों? देखो, इसको इम्पोर्टेंट आप इस तरह समझो कि आपात की स्थिति में भी राष्ट्रपति जी द्वारा इसका निलंबन नहीं होता। निलंबन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे आर्टिकल 20 होता तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 ये दोनों ही ऐसे आर्टिकल हैं जिसको आपात की स्थिति में भी राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये वाला फंडामेंटल राइट बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे तो आर्टिकल 32 भी बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट हमको फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की गारंटी प्रदान करता है। लेकिन स्टिल हमारे दिए गए ऑप्शंस में ये ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पर और भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए। निवारक निरीथ, प्रिवेंटिव डिसेक्शंस, इकट्ठा होने की आज़ादी, ये किसके तहत दिया जाता है? इकट्ठा होने, आर्टिकल 9 बी, आर्टिकल 19 1 बी। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ राइट, freedom of speech and expression, right to speak and express your thoughts, 19 का 1 का ए पार्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है। सही आंसर आपकी स्क्रीन पर, नेशनल लेजिस्लेचर, यानी कि राष्ट्रीय विधायिका। ठीक है, तो हम संसद को समझते हैं। देखो, हमारे जो पूरा का पूरा हमारी सदन होती है, 2 सदन है, हम सब आपको जानते हैं ये। तो हमारी जो नेशनल लेजिस्लेचर है ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों के ही कलेक्टिव फॉर्मेट को कहा जाता है नेशनल लेजिस्लेचर, यानी कि आपकी संसद। ठीक है, तो राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को मिला के बनी संसद। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 79 कलेक्टिव फॉर्मेट को बताता है। आर्टिकल 80 बताता है हमारा राज्यसभा, और आर्टिकल 81 बताता है हमारी लोकसभा को। ठीक है, अभी चर्चा चली रही है, तो आपके हमारे राज्यसभा के सभापति का नाम बता सकते हो? ये हमारे उपराष्ट्रपति जी भी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। उपसभापति कौन है? उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गए राज्यसभा के। अब लोकसभा के बता सकते हो क्या? ओम बिरला, ये है हमारे अध्यक्ष, स्पीकर। और डेप्यूटी स्पीकर कौन है? ये भी बता सकते हैं, थुम्बी दुरे। थुम्बी दुरे, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सही ऑप्शन इसका इंदिरा गांधी जी के समय पे मौलिक कर्तव्य आए थे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 ए, भाग 4 के
का में इनको डिस्कस किया गया है। 15 का ए पार्ट हमारे आर्टिकल का इसको बतलाता है। इसको रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, टोटल कितने हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? 11। पहले कितने थे? 10 + 1। ये कब आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ 2002 में, ये आया तब। अच्छा, किसकी समिति की अध्यक्षता में आया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में इसको लाया गया था। मूल संविधान में नहीं था ये, हमारा जब संविधान बना तब नहीं था ये, बाद में लाया गया था इसको। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, तो हमारा ये जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, ये क्या बोलता है? यही है ना जो आर्टिकल 21 के ए के तहत शिक्षा का अधिकार बच्चों को दे देता है, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को। आर्टिकल 45 के तहत 0 से 6 तक के जो बच्चे हैं डीपीएसपी में लालन पालन पाने के अधिकारी बन जाते हैं राज्य के अंतर्गत। तो माता पिता को ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 साल तक की उम्र के और 0 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे, माता पिता और जो भी या फिर इनके बच्चों के गार्डियन है, उनका ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि इनको जो भी आवश्यक शिक्षा है इनके लिए, इनके जीवन के लिए, उनको देना अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए चुना जाएगा। सही आंसर इसका 5 साल की अवधि के लिए चुना जाएगा। अच्छा, अवधि का वर्ष पूछा गया है तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत डिस्कस है? आर्टिकल 67। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी की बात किस आर्टिकल के तहत की गई है? आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति जी की बात करता है। ओके, तो आप ये बता सकते हो, जानते होगे कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, हेड करते हैं राज्यसभा को, सदन को। कौन सा आर्टिकल कहता है? उपसभापति जो कहलाएंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये जो संबोधन है आर्टिकल 64 कहता है, और सभापति के बारे में जो भी डिस्कशन किया गया है इसके तहत बताया गया आर्टिकल 89 के तहत। अच्छा, इसको हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? अमेरिका से लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर इसका आपकी स्क्रीन पर मतदान का अधिकार। बाकी सारे ऊपर दिए हुए ऑप्शंस जो हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन कौन से आर्टिकल्स है? आर्टिकल 14 to 18 समानता का अधिकार, 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम को प्रतिषेध किया गया, जिसमें हम किसी से भी जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते, है ना। कोई बधुआ मजदूरी जो हुई थी ना, बैन, ये इसी के थ्रू बैन है। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 साल की कम उम्र से बच्चों का हम खतरनाक कामों में नियोजित नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? बता सकते हो आप? ठीक है, 25 से 28। हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हमको यहाँ पे किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने तथा उसका प्रचार प्रसार भी करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो राइट टू वोट हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमको ये मिलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी। बेहद इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आ जाता है, क्योंकि इसको किसी भी आपातकाल में हमने जैसे डिस्कस किया है
बैन नहीं होता, ये निलंबित नहीं होते। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 20 भी निलंबित नहीं होता है, इसका भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, स्क्रीन पर और भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया आर्टिकल 23 और 24, तो मैं अभी 20 को डिस्कस करती हूँ। 20 आर्टिकल जो कहता है, क्या कहलाता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल हमको कहता है, इसके 3 पार्ट है, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले तो आपको आपके किए गए कोई भी जो अपराध होगा, उस अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा होगी, बार बार नहीं। दूसरा, उस समय जिस समय अपराध हुआ है, प्रवर्तित जो भी कानून है उसके आधार पे ही आपको सजा दी जाएगी, और अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कभी आपको कोई बाध्य नहीं करेगा न्यायालय में। अगर आपसे कोई कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही दीजिए, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, आप उसे मना कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कलेक्टिव फॉर्मेट में क्या कहा जाता है? अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को खालिस्तान में लोकसभा में पेश किया गया। डेट पूछी गई है 5 अगस्त 2022। नेक्स्ट, मंगूभाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में खालिस्तान राज्य का राज्यपाल बनाया गया। सही आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। अच्छा, स्क्रीन पर और भी नेम है, हिमाचल प्रदेश। आज डेट 19 फेब को जब मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, आर्लेकर जी अब हट चुके हैं। कल तक आर्लेकर जी थे, हट चुके हैं, नए गवर्नर बन गए हैं हिमाचल के। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। ये आपको नहीं भूलना है, आपका करंट अफेयर बन गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबको पता है, आनंदीबेन पटेल। अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा कठिन नाम, कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। ओके, नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ संकल्प को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में किस डेट को पारित किया गया? सही आंसर इसका 10 मई 2022। पिछले साल ये 10 मई को प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, तो जो हमारा विनियोग यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल है, किस आर्टिकल के तहत आता है ये? आर्टिकल 114। ओके, जब अब विधेयकों की बात हो रही है जो मनी से संबंधित है, तो हम और इम्पोर्टेंट अपने आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। मनी बिल आर्टिकल 110, 112 बजट। राष्ट्रपति जी द्वारा हमारे वित्त मंत्री से हर बार रिक्वेस्ट की जाती है कि वो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को प्रस्तुत करें। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक। ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से? अब वो विनियोग विधेयक पूछ रहे हैं, तो मे भी आपसे अनुपूरक विधेयक भी पूछ सकते हैं, अतिरिक्त अनुदान विधेयक। आर्टिकल 115। ठीक है, अच्छा, अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान विधेयक क्या कहलाता है? यदि किसी काम के लिए सदन के द्वारा पैसा निकाला गया है और उसको बाद में उस काम विशेष को फिर से पैसों की आवश्यकता आ गई, फंड्स की जरूरत हो गई, तो इस विधेयक को पारित करके ये अपने खर्चों को पूरा करती, इसके लिए कारण भी बताना होता है। ठीक है, अच्छा, और कौन सा रह गया आर्टिकल? आर्टिकल 113 ग्रांट्स, अनुदान जो केवल राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 111 इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विधेयक पर अंतरिम अनुमति राष्ट्रपति देंगे, ये आर्टिकल कहता है।
हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, सही नहीं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव 5 साल के लिए होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पदेन सभापति जी के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। क्या राज्य विधानसभाओं के सदस्य उसके चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या बचा? लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा अनुमोदित राष्ट्रपति जी द्वारा उसको पद से हटाया जाता है। यही ऑप्शन गलत है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये सही होगा, क्योंकि ये गलत है। अच्छा, तो उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, बता सकते हो? देखो, उपराष्ट्रपति जी को, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर है, राज्यसभा में ऐसे प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है जो कि तत्कालीन सदस्यों के बहुमत या फिर संपूर्ण सदस्यों के 2/3 पार्ट के द्वारा अनुमोदित हो, संकल्पित हो, अनुमोदित हो, बहुमत प्राप्त हो उसको, और लोकसभा एग्री करे, ना कि अनुमोदन करे। लोकसभा को केवल एग्री होना रहता है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे संकल्प पत्र को प्राप्त करते हुए उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, परंतु ऐसा संकल्प पत्र तब तक सदन में नहीं लाया जाएगा जब तक इसको पेश किए जाने के आशय के 14 दिन पहले तक, पेश किए जाने के आशय के 14 दिन पहले तक उनको सूचित ना किया जाए। किनको? उपराष्ट्रपति जी को इसकी सूचना ना दे दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग हमारे मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को बतलाता है? सही आंसर इसका भाग 4 का ए। हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको हमने रशिया के संविधान से उठाया है। ठीक है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, कुल 11 है ये, 51 के ए के अंतर्गत आता है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा इसको डिसाइड किया गया था। 10 पार्ट पहले थे, एक आया था 2002 में, इंदिरा गांधी जी के समय आया था, है ना, जिससे रिलेटेड इन्फो है। अच्छा, स्क्रीन पर और भी पार्ट्स आपके दिखे हुए हैं। पार्ट 10 क्या कहता है ये? अनुसूचित SC ST के जो भी क्षेत्र है उनके बारे में बात करता है ये। भाग नंबर 12 वित्त संपत्ति संविदायवाद, संविदा और वाद, जिसके अंतर्गत ही हमारे संपत्ति का अधिकार आजकल आने लगा है। ठीक है, 300 का ए। ओके, अच्छा, पार्ट बी बात किया है 9 का, तो हम पार्ट ए बात कर लेते हैं, 9 की बात कर लेते हैं सहकारी समिति। ठीक है, अच्छा, इसको किस आर्टिकल के तहत बतलाता है? आर्टिकल 43 का बी, हिंदी वालों के लिए 43 का था। ठीक है, 97th आर्टिकल, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सहकारी समितियों की स्थापना DPST में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, पार्ट 9 का ए, नगर पालिका, किस आर्टिकल में बतलाया है नगर पालिका को? 243 का पी से लेकर 243 के ZG तक, ZG तक इसको बतलाया गया है। पार्ट 9 है हमारा पंचायती राज। ओके, 243 से 243 का ओ। ओके, हिंदी वाले भी यही याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शंस कभी कभी एक से आ जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश का भी याद होगा तो आप इंग्लिश के ऑप्शंस को देख के लगा सकते हो। पंचायती राज 243 से 243 का ओ, नगर पालिका आती है उसके बाद 243 के पी से लेकर 243 का ZG, उसके बाद सहकारी समिति आर्टिकल
43 का बी। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी आर्टिकल 40 के बारे में, जो कि हमारे डीपीएसपी में भी पंचायती राज को बताता है। तो वो राज्य का कर्तव्य बताता है, और यहाँ पे इसके गठन के बारे में बात की जाती है कि इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 50। ओके, आपकी स्क्रीन पर और भी आर्टिकल्स दिए हैं। आर्टिकल 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह की शक्ति देता है। अर्थात अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि राष्ट्र के हित में, राष्ट्रहित, राष्ट्र की रक्षा, साथ ही संविधान का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान का या इससे संबंधित ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें न्यायपालिका की इनको सलाह की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में 143 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दर्शाया है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों कारणों के अलावा और किसी अन्य कारण पे अपनी सलाह देने को बाध्य नहीं है। अगर कोई उनका पर्सनल मामला है तो राष्ट्रपति जी को वो मना भी कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सलाह को राष्ट्रपति जी मानने को बाध्य भी नहीं है, बाध्य नहीं है। ठीक है, चलो, आर्टिकल 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद का गठन। राष्ट्रपति जी के लिए ये बाध्य है कि वो अपनी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करेंगी। 74 के ए के तहत उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जो कि वास्तविक कार्यपालिका जिसमें लाए करे। ठीक है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां लाए करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को क्या कहा जाता है? द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड व्हाट? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं इसको। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी हमारे वर्तमान वर्ष में प्रचलित कीमतों के आधार पर जो जीडीपी चलती है, जीडीपी क्या कहलाती है हमारी? इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, हमारे जो देश है उसकी सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय, जो कि अमूमन 1 वर्ष का होता है, एक विशिष्ट समय में सभी प्रकार की वस्तुएं, सभी प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। ओके, और रियल जीडीपी क्या है? अब एक और को देखना है आपको। रियल जीडीपी क्या है? देखो, जब एक वर्ष में ही, जब उस एक वर्ष में ही उत्पादित जो वस्तु है और सेवा है उनकी गणना हम स्थिर मूल्यों पे करते हैं, स्थिर मूल्य पे। ठीक है, तभी रियल जीडीपी कहलाती है। यानी कि एक वर्ष में हमने जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया है, जो भी सेवा हमने उपार्जित की है, उन सभी को हम स्थिर मूल्यों में गणना करें तो ये हमारी रियल जीडीपी कहलाती है। प्रचलित मूल्यों पे नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। और सकल क्या कहलाती? टोटल हमने जो भी सेवाएं निकाली है उनका एक वर्ष में गणना की जाए तो उस वर्ष विशेष की जीडीपी है। ओके, नेक्स्ट, संसद के द्वारा 73वां संशोधन किस वर्ष में किया गया था? ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि पास कब किया गया है। ठीक है, पारित करने और लागू करने में फर्क है। ठीक, पारित करना कब हुआ है इसका? 1992 में किया गया है इसको पारित। ठीक है, तो अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 73rd अमेंडमेंट किससे संबंधित है? पंचायत। 74th नगर पालिका, नगर परिषद। ठीक है, और क्या? नगर निगम। ओके, 74th अमेंडमेंट जो है इसको लागू कब किया गया है?
1 जून 1993। 73rd को कब लागू किया गया है? पंचायती राज दिवस के दिन। पंचायती राज दिवस मनाते ना अपन उस दिन, ठीक है। अच्छा, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये, अच्छा आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये किस स्केड्यूल में है? 11th स्केड्यूल। और ये 74th किसके तहत है? 12th स्केड्यूल। ये पार्ट हमारा कौन सा है? पंचायती राज 9 है। और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 9 का ए है। ठीक, ये हो गई इंपॉर्टेंट जानकारियां। और अब इसके बारे में क्या हमने आर्टिकल तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपको बस ये याद रखना है कि पारित कब किया गया है, तो 1992 में किया गया है। और लागू कब किया गया, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। लागू 1 जून को किया गया था 1993 को, नगर पालिका माने कि 74th अमेंडमेंट को। ओके, 24 अप्रैल जिसमें पंचायती राज दिवस मनाते हैं 73rd को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान लिखित नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक, प्रस्तावना के अंतर्गत इसका उद्बोधन है। नेक्स्ट, संविधान कारखानों और खान जैसी खतरनाक नौकरियों में खालिस्तान उम्र से कम बच्चों के नियोजन की मनाही करता है। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 24। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 4 महत्वपूर्ण जो ऐसी जगह है, कारखाना, भारी जो इंडस्ट्रियल वर्क जहाँ होते रहते हैं, खनन, माइंस, रसायन क्षेत्र जैसे कोई एसिड वगैरह की फैक्ट्री, और ज्वलनशील क्षेत्र, फटाके जहाँ बनते हैं वो, यहाँ पे और भी ऐसे ज्वलनशील क्षेत्र जो कहलाते हैं। मेनली हम फटाके को याद करनी, फटाके की फैक्ट्रियों में बच्चों का नियोजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सही नहीं है? देखो, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है जो सही है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाए। नहीं, उच्च न्यायालय इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय ही इसके अंतर्गत, अगर कोई ऐसी घटना आती है कि इनका चुनाव रद्द माना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर अपना अंतरिम निर्णय देता है। अच्छा, ये याद रखेंगे, अगर राष्ट्रपति जी के चुनाव को रद्द माना जाता है तो वह व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को निभा चुका है, उसके द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य को गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। तब तक उसके द्वारा सभी किए गए कार्यों को एज यूजुअल माना जाएगा, जब तक कि फिर उसमें पुनः जीवंत रूप से बदलाव न किया जाए। ठीक है, उसके द्वारा सभी किए गए कार्य मान्य होंगे। बाकी निर्वाचित विधायकों और सांसदों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर यह चुनाव होता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए इसका चुनाव भी किया जाता है ना। और क्या है, चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली जो है किसके अंतर्गत मानी जाती है? तो इसको माना जाएगा राष्ट्रपति। अर्ध राष्ट्रपति जी व्यक्तिगत नेतृत्व पे नहीं होते हैं। ये जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति चुन लिया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्तिगत नेतृत्व नहीं आ रहा। अर्ध संसदीय और संसदीय, तो आपको पता है संसद 3 पार्ट से मिलकर होती है। अर्ध संसदीय सेमी पार्लियामेंट्री, इसके अंदर भी कोई व्यक्तिगत नेतृत्व नहीं है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति जी ही अपने आप में एक अपना व्यक्तिगत नेतृत्व रखते हैं। कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान आर्टिकल नंबर 52 ये कहता है कि हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, लोकसभा के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? देखिए, सारे फंडामेंटल राइट्स बेहद इंपॉर्टेंट है।
परंतु समानता एवं स्वतंत्रता आपको पेयर देखना है। जैसे इसमें लिखा है शोषण एवं निवारक निरोध, यानी कि आर्टिकल 22, क्या ये समानता स्वतंत्रता से बढ़कर है? नहीं। तो आपको ये पेयर देखना है, इस पेयर के आधार पर ये आर्टिकल्स, ये ऑप्शन सही माना गया। समानता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रीडम। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसलिए इस प्रक्रिया से संबंधित है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर्स देयरफॉर। ठीक है, आर्टिकल 368 हमें संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है। अच्छा, यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिखे हैं। आर्टिकल 352 क्या कहता है? ये आपात की स्थिति में राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। कौन से ग्राउंड्स पे लगती है अच्छा राष्ट्रपति शासन? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सैन्य विद्रोह। 3 ग्राउंड है जिन पर केवल आपातकाल लगती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सैन्य विद्रोह पर आर्टिकल 352 के तहत। अच्छा, 249 क्या बोलता है? राज्यसभा को अगर ऐसा लगे कि राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा द्वारा कानून बनना चाहिए तो 1 वर्ष के लिए ये इस प्रस्ताव को पारित करते हुए 1 वर्ष के लिए इनको कानून बनाने का हक अधिकार दे सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आर्टिकल 356। यहाँ लिखते हैं इसको, आर्टिकल 356। किसी स्टेट में यदि वहां के गवर्नर को ऐसा लगे कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो जो गवर्नर होगा वो राष्ट्रपति जी को ये बोलेगा कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति जी ने कोई कार्य सौंपा है वहां पे स्टेट को करने के लिए, कोई महत्वपूर्ण कार्य, और स्टेट वो कार्य करने में असमर्थ हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी ये सोचते हैं कि वहाँ की सरकार है अक्षम हो चुकी है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, और वह राष्ट्रपति शासन को लागू करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव शर्त नहीं है? एलोक्वेंस, यानी कि वाक पटुता। ठीक है, देखो हमारे संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को जो है 12 लोगों का मनोनयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, हमारे यहाँ राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, 238 जो होते हैं मनोनीत निर्वाचित, और 12 होते हैं मनोनीत जिनका मनोनयन राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इसके ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, खेल और समाज सेवा। ठीक है, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, कोऑपरेशन, ठीक है। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जी के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मामलों की विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय लेने के लिए अधिकृत करता है?
मैंने इसको थॉरली डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 होता है विशिष्ट श्रेणियां बता दी है मैंने, या तो संविधान का कोई ऐसा प्रश्न हो जो कि देश की हित रक्षा या फिर सार्वजनिक हित और रक्षा से संबंधित हो, इसके लिए नकार नहीं सकता। अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है और इसकी दी हुई सलाह बाध्यकारी नहीं है, नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जी चाहे तो माने, नहीं चाहते तो ना माने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर इसका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है ये। ओके, हमारे यहाँ पे आपको पता है ना मौलिक कर्तव्य 11 है, मैंने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? ओके, सही आंसर इसका 25 से लेकर 28 तक। तो चलो हम अपनी पूरे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को अच्छे से डिस्कस करें। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हमें धर्म का अंतःकरण करने, अबाध रूप से मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ओके, चंदा वगैरह इसी के अंतर्गत आता है कि हम चंदा लेते हैं प्रबंधन के लिए। ओके, लेकिन इसके अंतर्गत हम कौन से काम नहीं कर सकते जिससे भारत की धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की छवि को नुकसान ना हो? मतलब आप जबरन किसी को धर्मांतरण नहीं करवा सकते, इसके ही अंतर्गत है ये। धर्मांतरण नहीं करवा सकते हो भ्रमित करके। ठीक है, ओके। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? एक ऐसा व्यक्ति की आय को किसी विशेष धर्म के पोषण के लिए तय किया गया है, वो व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं देगा, कर नहीं देगा। ठीक है, अच्छा। और आर्टिकल 28 क्या बोलता है? आर्टिकल 28 क्या कहता है कि राज्य वित्त से पोषित है अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। अब इसका अपवाद क्या है? अगर कोई इंस्टीट्यूट किसी धर्म विशेष के ही अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसको राज्य का वित्त पोषण किया जा रहा है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वहां बच्चों को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको शामिल होना ही है, बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और 18 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से आपको अनुमति लेनी होगी कि बच्चा इस तरह की धर्म की जो भी चीजें हम बतला रहे हैं तो उसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है, तो आर्टिकल 120, आर्टिकल 120 के अंतर्गत इसको तय किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सही आंसर है 11 आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट, पंचायती संस्थाओं के चुनाव खालिस्तान के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो सही आंसर इसका राज्य चुनाव आयोग। जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो पंचायती राज को करती है। जो हमारी सीईसी है, निर्वाचन आयोग, मेन जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है, तो वो राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, इन सब के चुनावों का आयोजन करती है। लेकिन जो पंचायत के चुनाव का आयोजन है वो इनके द्वारा होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने
सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है आपकी स्क्रीन पर तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? बहुत पहले है हमारा आर्टिकल 19G के तहत एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में कैंसिल किया गया और ये संपत्ति का अधिकार बन गया। तो एक ये विधिक अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट, विधिक अधिकार। स्क्रीन पर और भी लिखे हुए हैं आपको। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक आता है आर्टिकल। शिक्षा का अधिकार 21A, जीवन का अधिकार 21। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर इसका 1949 में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलवाया था। देखो, परिवार नियोजन कार्यक्रम वो व्यापक रूप से 1972 में किया गया था, लेकिन स्टार्ट ना 1951 से मानी जाती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत व्यापक रूप से 1972, नसबंदी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, हम दो हमारे दो कॉन्सेप्ट का नारा इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमको प्रदान करते हैं? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19, देखो 19 के एक का A, B, C, D, E और F। 91 जो उसका पैरा है उसका ABCDF यानी कि कुल 6 पार्ट है जो आपको ये स्वतंत्रता देते हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लें। देखो, इसको रिदम है। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, जब आपको बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी तभी तो सभा करने की स्वतंत्रता मिलेगी। तो शांतिपूर्ण निरायुध सभा करने की स्वतंत्रता। अच्छा, अब आपने सभा कर ली, वहां पे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप हो गई। अब आपकी फ्रेंडशिप होगी तभी तो आप एक संघ बनाओगे, ग्रुप बनाओगे, यूनियन बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बोलने की स्वतंत्रता मिली। जब बोलने की स्वतंत्रता मिली तो हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाए। जब इंटरेक्ट किए तभी तो हमको संघ बनाने की स्वतंत्रता मिली। अच्छा, अब जब हमने संघ बना लिया तो अब हमको कौन सी स्वतंत्रता आएगी? हम उस अपनी ग्रुप के साथ घूमने जाएंगे। आवागमन की, देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता। ओके, अब जब हम वहां गए, हमको जगह अच्छी लग गई तो अब आए वहां पे बस जाने की, निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब जब वहां बस गए तो कुछ खाओगे पियोगे भी ना, तो खाने पीने के लिए तो कुछ कमाना जरूरी है, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये रिदम है, ये आपको याद रखने में आपको आसानी जाएगी। ओके, सबसे पहले बोलना, सभा करना, सभा करे तो यूनिटी बनी, यूनियन बना। अब यूनियन के साथ घूमने गए तो एक जगह अच्छी लग गई, वहां पे निवास कर रहे, बस गए। अब जब बस गए तो कुछ तो कमाना पड़ेगा, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अच्छा, हम 19 के 1 के एक को अच्छे से डिस्कस कर लें। इसी के तहत हमको ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है। इसी के तहत फोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता है। फोन टैपिंग नहीं कर सकता कोई हमारी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये हमको सभा करने की स्वतंत्रता देते हैं परंतु हड़ताल की नहीं। हड़ताल याद रखें आप, ये एक गैर संवैधानिक काम है। जुलूस निकाल सकते हो शांतिपूर्ण, राइट, लेकिन हड़ताल नहीं निकाल सकते हो आप। ठीक है, हड़ताल नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका,
विधायिका विधान बनाती है। विधायिका विधान बनाती है, लागू करती है कार्यपालिका, और न्यायपालिका इकहरी है जो उन चीजों पर विजिलेंस रखती है कि कौन सी चीजें संविधान के अंतर्गत, संविधान के अनुसार तर्क संगत है या नहीं। ओके। और नीति आयोग, ये ना ही संवैधानिक है ना ही सांविधिक है, ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसमें वरिष्ठ लोगों का एक ग्रुप बनाता है कि ऐसी कौन सी नीतियां हैं। पहले ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे, प्लानिंग कमेटी थी, लेकिन अब नीति आयोग, माने कि हमारे देश में कौन सी नीतियों का बनाया जाना चाहिए, कौन सी हमारे देश के निर्माण के लिए हर तरीके से आवश्यक है। देश का निर्माण का मतलब होता है देश का निर्माण व्यक्तियों की प्रगति से संबंधित, ठीक, ऐसी कौन सी चीज है, उसके लिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान कौन होता है। देखो, कार्यपालिका का प्रधान तो कहा जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जी के लिए आवश्यक है कि ये अपनी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, आर्टिकल 74, जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री, 74 का ए, जो कि बहुमत दल का नेता होगा। अमूमन इसी की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति जी कार्य करने के लिए बाध्य हैं, ऐसा संविधान कहता है। अगर राष्ट्रपति जी चाहे कि हम अपनी संपूर्ण शक्ति के प्रधान बन जाएं, तो उनको उनके लिए मंत्रिपरिषद को निलंबित करना होगा, बर्खास्त करना होगा, और जैसे ही ये मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करेंगे, संविधान का हनन हो जाएगा और अपने आप शून्यता आ जाएगी, और राष्ट्रपति जी को स्वयं ये लोग मिलकर हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह राष्ट्रपति जी कभी भी प्रधान नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य अपने बच्चों को शिक्षा के समान अवसरों को प्रदान करना है, जैसा भी मामला हो। ये 6 से 14 वर्ष की उम्र के हो सकते हैं, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य नंबर 11 है, ये आपका 86th अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल 2002 में आया था, और ये मौलिक कर्तव्य बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया है 21 के ए के तहत, ठीक है। अच्छा, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को तो यहाँ पे बताया गया, 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों की भी शिक्षा जरूरी है, आर्टिकल 45 DPSP ये बताता है कि राज्य का कर्तव्य है। राज्य का संदर्भ यहाँ पे हमारे भारत देश से, याद रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह राज्य राज्य बात की गई है, तो राज्य का तात्पर्य पूरे भारत राष्ट्र से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सरकार की खालिस्तान प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे किस प्रकार की शासन प्रणाली, तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एक गणराज्य है, ठीक है, संसदीय गणराज्य है, ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यकारी शक्ति कहाँ निहित होती है। सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, लोकसभा में आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति यानी कि मिनिमम कोरम कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। आर्टिकल 100 का 4th पैरा ये बात कहता है। वर्तमान में 55 सदस्य जरूरी है, 545 की जनता है, तो 55 सदस्यों की आवश्यकता आवश्यक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। सही आंसर है इसका
1988 में, राजीव गांधी जी के समय पे ये एज को चेंज किया गया था। ओके, चलो। सो इस तरह ये वीडियो पॉलिटी का पार्ट 1 फिनिश कर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। सो कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।